तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक शख्स जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एजुकेशन के फील्ड में काट दी, एक शख्स जो इंजीनियर है, एक शख्स जो साइंटिस्ट है, एक शख्स जो पर्यावरण को लेकर यानी एनवायरनमेंट को लेकर लोगों को जगाता है, जागरूक करता है, एक शख्स जिसने अपनी छोटी सी दुनिया के बीच न जाने कितने आविष्कार कर दिए, एक शख्स जिसकी पूरी जिंदगी ही दूसरों के लिए है, लेकिन उसे देश के लोग कब जानते हैं? तब जब एक फिल्म आती है। हालांकि उस फिल्म में भी वही किरदार था, इसको लेकर आज भी बातें होती हैं। लेकिन पहली बार इस देश ने जब फिल्म 3 इडियट आई, उसके बाद सोनम वांगचुक का नाम सुना और धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने लगे। मतलब एक शख्स जिसने अपनी पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी दूसरों की दुनिया को बदलने और खूबसूरत बनाने में लगा दी, उसे हम तब जानते हैं जब एक फिल्म आती है। वही शख्स एक ऐसा वक्त आता है जब खुद हमारी सरकार उसे जेल भेज देती है। कहती है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ख़तरा है, ख़तरनाक है। बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ भी मिला हुआ है। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दी जाती है, जिसमें आप जब तक सामने वाले को चाहे जेल में रख सकते हैं बिना जमानत के। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। फिर 140 दिन जेल में काटने के बाद खुद सरकार NSA हटा लेती है बिना कोई वजह बताए और उसे रिहा कर देती है। वही शख्स अब जंतर मंतर पर जाकर भूख हड़ताल पर बैठा। 140 दिन पहले जेल में काटे गए, अब 20 दिन हो गए थे। 10 किलो से ज़्यादा वेट कम हो गया। गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर 20 जुलाई यानी मंडे को 2 दिन बाद ऐलान किया था सोनम वांगचुक ने कि वो उस मार्च को लीड करेंगे जो संसद तक जाएंगे। और उसी दिन से संसद का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है। अब उसमें कितने लोग शामिल होते, क्या होता पता नहीं, लेकिन सरकार को लगा कि कहीं कुछ ये आंदोलन बड़ा रूप ना ले ले, तो उससे पहले ही कुछ करना है। इस बीच में एक शख्स पहुंचता है दिल्ली हाईकोर्ट और कहता है कि भाई सोनम जी की तबीयत बिगड़ रही है, हम अनशन की वजह से बहुत दिन हो गए, इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है, तो देखिए। हाईकोर्ट ऑर्डर देती है कि भाई वो बड़े कीमती शख्स हैं, अहम हैं, तो उनकी सेहत का ख्याल रखिए। सरकार को सेहत का ख्याल रखिए, ये ऑर्डर है हाईकोर्ट का। लेकिन ख्याल कैसे रखा जाता है, इसके बाद क्या कुछ होता है, ये पूरी कहानी आपके सामने। कल यानी 16 जुलाई, बल्कि 17 जुलाई की बात है। 17 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक की जो कहानी होती है, इसकी बुनियाद रखी गई 16 जुलाई पर। 16 जुलाई को गृह मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी होता है। ये वही लेटर है जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ये लिखा हुआ है कि 1994 बैच के अनुराग कुमार, जो अभी तक IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे, उनको अब उनके वापस होम कैडर में भेजा जा रहा है। होम कैडर यानी UT कैडर, जिसमें जितने भी UT हैं, यूनियन टेरिटरी, उसमें जो पोस्टिंग पाते हैं उनको आपस में इधर उधर किया जाता है। जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, गोवा है, अंडमान है, लक्षद्वीप है, तो ऐसे सारे 7। तो अभी तक वो पिछले 20 सालों से लगभग IB में थे। अचानक 16 तारीख को एक लेटर आता है होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि उनको अब भेजा जा रहा है वापस उनके होम कैडर में, और वो दिल्ली में ज्वाइन करेंगे। अब अभी तक कुछ पता नहीं लगा। ठीक है, वो आएंगे, हो सकता है आने वाले वक्त में, जब अभी करंट पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा का टेन्योर ख़त्म होगा, तो ये भी हो सकता है उन्हें अगला कमिश्नर बना दिया जाए। लेकिन सतीश गोलचा का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है अप्रैल 2027 में। अभी मतलब 9 महीने बाकी हैं। 11 महीने पहले ही सितंबर 2025 में उन्होंने चार्ज लिया था दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का। 16 जुलाई की शाम को ये लेटर आता है
कि अनुराग कुमार को उनको होम कैडर में भेजा जा रहा है और 17 जुलाई की सुबह एक नया लेटर आता होम मिनिस्ट्री से। ये वही दूसरा लेटर है और इसमें कहा जाता है कि अनुराग कुमार दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। आप बाकी का छोड़िए, जो खुद दिल्ली के कमिश्नर साहब सतीश गोलचा, उन्हें भी पता नहीं था कि आज कुछ ऐसा होने जा रहा है। मतलब पूरे पुलिस हेडक्वार्टर में किसी को भनक तक नहीं, खबर नहीं थी सतीश गोलचा का। इसके लिए कुछ आपको उनका टाइमलाइन बताता हूँ। सतीश गोलचा रोज़ाना की तरह कल सुबह उठे, मॉर्निंग वॉक के बाद उन्होंने अपने जो साथी हैं उनके साथ मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट और जॉइंट सीपी के साथ एक कमिश्नर जो है हमेशा मीटिंग करते हैं और पूरी लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट लेते हैं। उनका पहला प्रोग्राम था प्रेसिडेंशियल रिज है, प्रेसिडेंट्स हाउस जो है उसके एरिया में, बहुत बड़ा एरिया है, तो वहीं पर एक उसी रिज एरिया में एक पौधारोपण का प्रोग्राम था। तो कमिश्नर साहब वहाँ पहुँचते हैं और दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो भी पहुँचते हैं। वो वहाँ जाते हैं, पौधारोपण समारोह में हिस्सा लेते हैं, सब कुछ ख़त्म करते हैं। 9:20 पर वो पहुँचे थे इस समारोह में। इसके बाद वहाँ से वो निकलते हैं और करीब 11:20 पर पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचते हैं। अब भी कोई खबर नहीं है कि क्या होने वाला अगले पल। 11:20 पर वो पहुँचते हैं। जब वो अपने पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचते हैं तब तक एक लेटर जो है उसकी बातें और खबरें अब पुलिस सर्किल में फैल रही हैं कि अनुराग कश्यप दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। ये खबर खुद सतीश गोलचा को पहले दूसरों से सुनने को मिली और फिर वो लेटर उन तक पहुंचा। अब जाहिर सी बात है, अभी उनके पास पूरा 2 साल का टेन्योर था, 9 महीने अभी बचे हैं, 11 साल पूरे कर चुके हैं, मतलब 20 महीने का था। और सुबह तक कोई खबर नहीं। जब वो सुबह प्रोग्राम से PHQ लौटे पुलिस हेडक्वार्टर तो भी खबर नहीं। इसके बाद अब अचानक खबर आई और उधर ये देखिए कि जब भी मैं तब दिल्ली पुलिस को मैंने करीब 20-25 साल से कवर किया है, तो आमतौर पर ये पहले से होता है कि पुलिस कमिश्नर कब जाएंगे, नया कब आएंगे, एक दिन का तो होता है, तो उसके बाद एक फंक्शन होता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, फिर विदाई समारोह होता है, तो उन सबकी तैयारी होती है और पुलिस हेडक्वार्टर में ही स्टाफ सब करते हैं। लेकिन कल यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। जब बॉस को ही पता नहीं तो बाकी को क्या पता होगा। इसके बाद 11:50 पर दोपहर को तेजी से वक्त मतलब भाग रहा है। 11:20 पे सतीश गोलचा ऑफिस पहुंचते हैं, यानी पुलिस हेडक्वार्टर। 11:50 उनके ठीक आधे घंटे के बाद नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। तब भी आधे पुलिस वालों को पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। और जब वो पहुंचे, इसीलिए पहली बार एक अजीब सीन था। आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जब पहली बार अनुराग कुमार दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं तो वहाँ कोई तैयारी नहीं। मीडिया के कुछ रिपोर्टर, जो क्राइम रिपोर्टर अक्सर PHQ में बैठे होते हैं, वो वहाँ थे। और अचानक वो आते हैं, कोई तामझाम नहीं, कोई मतलब सेरेमनी नहीं, और सभी चौंक गए कि हो क्या रहा है। उसके बाद वो मिलते हैं, कुछ अफसर भी होते हैं, और फिर सीधे उनको कुछ अफसर अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंग है उसमें 17th फ्लोर 17वीं मंजिल पर पुलिस कमिश्नर बैठते हैं। पुलिस कमिश्नर के लिए एक अलग लिफ्ट है, वो उस लिफ्ट में सवार होते हैं और सीधे 17वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। वहाँ सतीश गोलचा पहले से अपने दफ्तर में मौजूद थे, वही दफ्तर जो अब उन्हें छोड़ना है। इसके बाद अब नए कमिश्नर वहाँ एंटर होते हैं। जितने स्पेशल CP, जॉइंट CP, जो टॉप रैंक के दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल हैं, तब तक ये खबर सुनकर हर एक कोई भागकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। हालांकि ज़्यादातर सीनियर पुलिस अफसर वहीं बैठते हैं। इसके बाद वो वहाँ पहुँचे, थोड़ी ही देर में वो जो सेरेमनी होती है चार्ज लेने और चार्ज देने का, वो भी हुआ। उसकी भी ये तस्वीर है। ये सब कुछ आनन फानन में होता है। 11:50 पर लगभग 20-25 मिनट का वक्त टोटल। अब 12:15 दोपहर का वक्त हुआ है। नीचे आते हैं सतीश गोलचा नए पुलिस कमिश्नर के साथ। उसके बाद उन्हें एक विदाई दी जाती है, फिर वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। उसी वक्त की तस्वीर है। मतलब आमतौर पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के स्वागत और
जाने वाले पुलिस कमिश्नर की विदाई जिस तरीके से होती है, कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसकी वजह ये थी कि सब कुछ आनन फानन में हुआ। अब ऐसी जल्दी क्यों थी, क्या थी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन शाम होते होते पता चल गया कि ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे मकसद क्या था। एक पुलिस कमिश्नर को इतनी जल्दी वक्त से पहले उनकी कुर्सी से हटाना और एक नए पुलिस कमिश्नर को उनकी जगह लाने के पीछे असल में होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय का मकसद क्या था या सरकार का मकसद क्या था। थोड़ी देर बाद ये साफ हो गया था, लेकिन अभी तक ये सब सीक्रेट था। अब पुराने कमिश्नर सतीश गोलचा वहाँ से निकलते हैं, उनसे कहा गया था कि आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी को जाकर रिपोर्ट करें, तो उनके साथ उनको अटैच कर दिया गया। अब नई पोस्टिंग क्या होगी, कहाँ होगी, अभी ये साफ नहीं है। सतीश गोलचा पुलिस हेडक्वार्टर से निकल गए। अब अनुराग कुमार आनन फानन में मीटिंग बुलाते हैं पुलिस हेडक्वार्टर में, और इस मीटिंग में सिर्फ सीनियर पुलिस ऑफिशियल उस वक्त होते हैं, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ख़ासतौर पर न्यू दिल्ली रेंज की पुलिस, ये सब वहाँ बैठते हैं। उसका एक मीटिंग होती है, और इस पहली मीटिंग में जिस चीज़ पर चर्चा होती है जानते हैं वो क्या है? वो ये कि 20 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है, और 20 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद तक मार्च निकालने या रैली निकालने का ऐलान किया है, और सोनम वांगचुक उस रैली का हिस्सा होंगे जो 20 दिनों से भूख हड़ताल पर है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ और इस रैली में, इस मार्च में बहुत ज़्यादा लोग शामिल हो गए तो क्या होगा? और मांग क्या है इन लोगों की? ये कि जो नीट का पेपर लीक हुआ उसकी वजह से कई बच्चों ने अपनी जान दे दी, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, और उसके लिए जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं देश के, धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। इसी मांग के साथ ये भूख हड़ताल जारी है 20 दिनों से। इसी मांग के साथ 20 जुलाई को पार्लियामेंट पर कूच करना था इन लोगों को। और पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग हो रही है कि ये सब रोकना है। ऊपर से एक इनके पास हथियार, कि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि भाई सोनम वांगचुक की सेहत का ध्यान रखिए। अब इस एक हथियार को इन्होंने कैसे अपना हथियार बनाया, यहीं से ये सारा खेल शुरू हुआ। शाम को मीटिंग हुई, सबको ब्रीफ किया गया क्या करना है। इसके बाद सब इधर उधर हो गए। देन फिर रात को करीब 11 बजे ख़ासतौर पर नई दिल्ली रेंज के डीसीपी, नई दिल्ली के जॉइंट सीपी, इन सबको अलर्ट पर रखा गया और इनको ख़ास ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद ठीक 11 बजे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जितने भी थाने और उसके एसएचओ हैं, उसको एक मैसेज जाता है मोबाइल पर, ग्रुप मैसेज है कि आप सभी को 18 जुलाई की सुबह तैयार रहना है, एक सिक्योरिटी ड्रिल करनी है। और इन सभी से कहा गया कि आप सुबह 3 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास इकट्ठा हो जाएं। किसी एसएचओ को या उनसे ऊपर के रैंक के अफसर को अभी तक कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। सिर्फ इतना था कि 18 जुलाई की सुबह एक सिक्योरिटी ड्रिल है और आप सबको उसमें शामिल होना है, और उन्हें कोई बाकी चीज़ें नहीं बताई गई। ये मैसेज है। 3 बजे सब इकट्ठा होते हैं। सिर्फ चंद सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को पता है कि कल क्या होने जा रहा है। सब इकट्ठा हुए। इसके बाद वहाँ ब्रीफिंग दी गई, और पहली बार इन तमाम पुलिस ऑफिसर को बताया गया कि असल में वो सिक्योरिटी ड्रिल क्या है। वो सिक्योरिटी ड्रिल नहीं है, बल्कि जंतर मंतर से 20 दिन से बैठे भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक को उठाकर और हॉस्पिटल ले जाना है। लेकिन ये इस तरह से करना है कि वहाँ जो बाकी कॉकरोच जनता पार्टी और उनके समर्थक हैं, उनके साथ कोई मारपीट की नौबत ना आए, कोई ऐसा वायलेंस या हिंसा ना हो जाए जिससे दिल्ली पुलिस की फजीहत हो। तो सब कुछ बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से और खामोशी से करना है। अब यहाँ पर सारे पुलिस वालों को ब्रीफ कर दिया गया, लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? इतने समर्थकों के बीच से स्टेज पर लेटे सोनम वांगचुक को कैसे उठाया जाएगा कि लोगों को पता भी नहीं चले और उन्हें अस्पताल भी पहुंचा दिया जाए बिना लड़ाई झगड़े के? तो दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी की थी, पूरा होमवर्क कर रखा था। उन्होंने देखा कि ये जो 20 दिन से जंतर मंतर पर ये हंगर स्ट्राइक चल रहा है, इसमें आमतौर पर सबसे कम लोग सुबह में होते हैं। जो आते हैं इस को सपोर्ट करने के लिए, इनके सपोर्टर, वो भी सुबह 10 बजे के बाद से आना शुरू होते हैं। और अर्ली मॉर्निंग में
लोगों की तादाद कम होती है। ये पहली चीज़ उन्होंने पता की। दूसरी चीज़ उन्हें बताया गया कि जो मेन लोग हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए, मॉर्निंग में इनका रूटीन क्या होता है, क्योंकि वांगचुक जी तो स्टेज पे लेटे रहते हैं, तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है, वेट भी गिर रहा है। तो फिर ये पता किया गया कि जो अभिजीत दीप के यानी सीजेपी के फाउंडर में उनका रूटीन क्या है। तो पुलिस ये पता कर चुकी थी कि अभिजीत दीप के मॉर्निंग में क्या करते हैं और टाइमिंग क्या होती है, और जितने भी खास हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, जितने भी बड़े टॉप उनके नेता, वो क्या करते हैं स्टेज पर, और कौन कौन लोग हैं जो सोनम वांगचुक के इर्द गिर्द होते हैं। तो पता चला कि मॉर्निंग में अभिजीत दीप के फ्रेश होने के लिए, कपड़े बदलने, नहाने के लिए स्टेज से नीचे उतरते हैं और करीब करीब आधा घंटा से 1 घंटे का वक्त लेते हैं वापस आने में। पुलिस ने उसी वक्त को चुना, ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं। अब पुलिस ने ये प्लान किया कि डॉक्टर के भेष में, सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस के लोग जाएंगे। अच्छा, इधर डेली का रूटीन ये है कि 8:45 पौने 9 बजे डॉक्टरों की एक टीम सोनम वांगचुक को चेक करने के लिए आती है, उनके चेकअप के लिए। लेकिन चूंकि जल्दी पौने 9 तो लेट हो जाता, तो करीब 10 से 15 पुलिस वाले सादी वर्दी में अब अंदर दाखिल होते हैं। बाहर रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की टीम अलग से खड़ी हुई है। तो ये कि वो खड़े में वर्दी में हैं, तो जो लोग हैं उन्हें ये भी पता कि भाई अंदर नहीं आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है। और उनसे हटकर दिल्ली पुलिस के भी कुछ ऑफिशियल पुलिस वाले, वो सब हैं कि किसी भी इमरजेंसी में वो मौके पे पहुंच जाएंगे। अब 10 से 15 के करीब दिल्ली पुलिस के लोग सादी वर्दी में डॉक्टर का भेष बनाकर मंच पर पहुंचते हैं। जब वो एक साथ इतनी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं तो वहाँ पर सोनम वांगचुक के आसपास में जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग थे, वो कहते हैं भाई आप लोग कौन हैं? तो बताते हैं कि हम डॉक्टर हैं, चेकअप के लिए आए। उन्होंने कहा कि वो तो पौने 9 बजे डॉक्टरों का टाइम है आने का। तो उन्होंने कहा नहीं, वो कोर्ट का ऑर्डर है, इनकी सेहत का ख्याल रखना है, तो सरकार ने हमें भेजा है। बट उन लोगों को डाउट हो जाता है, क्योंकि ये जो पुलिस वाले थे कहीं से भी डॉक्टर नहीं लग रहे थे। कुछ लोग तब तक उन लोगों को बातों में उलझाते हैं, इधर जो डॉक्टर के भेष में पुलिस वाले आए अपने साथ एक चादर लेकर आते हैं, और ये स्टेज पर उस चादर को इस तरीके से फैला देते हैं कि पीछे क्या हो रहा है इधर वाला कोई ना देख सके। ये उसी वक्त की तस्वीर है ये चादर की। चादर के उस तरफ सोनम वांगचुक लेटे हैं, और इसी चादर का पर्दा बनाकर बाकी के पुलिस वाले सोनम वांगचुक को उठाते हैं। वो उठना और जाना नहीं चाहते हैं, वो समझ जाते हैं, लेकिन तब तक पुलिस वाले उन्हें जबरन उठा चुके और फिर लेकर नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे अभिजीत दीप के भी नहीं है, बाकी लोग जो हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी लोग कुछ समझते इससे पहले सोनम वांगचुक को पुलिस उठाती है, फ़ौरन बाहर एक एम्बुलेंस पर डालती है, और उसके बाद गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन, ट्रैफिक इतना सुबह सुबह है नहीं, लेकिन फिर भी उसको गार्ड करते हुए जंतर मंतर से ये एम्बुलेंस सीधे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचती है, और वहाँ ले जाकर पहले से इंतज़ाम था, सोनम वांगचुक को एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर डॉक्टर उनको देख रहे और इलाज शुरू कर देते हैं। जब ये बात पता चली, सोनम वांगचुक की वाइफ ने ये कहा कि ठीक है आप ले गए, कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन प्लीज़ आप उनके मुंह के ज़रिए कुछ खाना और वो जबरन खिलाने की मत कोशिश कीजिएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 20 तारीख तक वो नहीं आए तो मैं खुद इस संसद तक के मार्च में शामिल होंगी। उधर जैसे ही बाद में पता चला कि सोनम वांगचुक को पुलिस वाले उठा कर ले गए, अब तक अभिजीत दीप के भी वापस आ गए, और कॉकरोच जनता पार्टी को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उसके बाद से हर तरफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि क्या इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन और आवाज़ उठाना या भूख हड़ताल बैठना भी गलत है। लेकिन ये सब कुछ हुआ 20 जुलाई को, जो संसद का मानसून सत्र है उसमें कोई खलल न पड़े उसके लिए। और ये सब करने के बाद फिर दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं उनसे कहा कि अब आप लोग जंतर मंतर खाली कर दीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से खाली कर दीजिए। तो मतलब अब यह है कि पहले सोनम वांगचुक को हटाया गया, और अब जो बाकी के वहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं उनको भी एक तरह से धमकी दी गई है कि आप हट जाइए।
हालांकि अभिजीत दीपके ने यह कहा है कि अगर सोनम वांगचुक को ले गए तो कोई बात नहीं, अब उनकी जगह मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, मैं आमरण अनशन करूंगा। तो अभी बात ख़त्म हुई नहीं है। जो बाकी देश भर के अलग अलग सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो इस पर अपने अपने कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये तो पूरी कहानी सोनम वांगचुक को कैसे उठा कर ले गए। असल में जो सतीश गोलचा गए, पुराने पुलिस कमिश्नर, जो सितंबर 2025 में ही आए थे, उनको आनन फानन में इस तरीके से एक ही दिन में चंद घंटे के अंदर जो विदा किया गया, उसके पीछे की कहानी यही थी कि सरकार को यह लगता था कि सतीश गोलचा, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, ये कॉकरोच जनता पार्टी के इस आमरण अनशन और विरोध प्रदर्शन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। ये उन पर पहला एग्जाम था और इसीलिए एक आईबी में 20 साल तक रहे। हालांकि वो दिल्ली पुलिस में भी रहे। शुरुआत जब उन्होंने ज्वाइनिंग की थी तो दिल्ली में यमुना पार के वो डीसीपी रहे कुछ वक्त तक, फिर 20 साल से आईबी में थे। और आईबी में रहते हुए दिल्ली पुलिस की लगातार मतलब इन्फॉर्मेशन भी दी। आईबी का काम ही ये है, इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इनपुट देना, तो वो भी दिया था। लेकिन अनुराग कुमार का अचानक लाया जाना और सतीश गोलचा का हटाया जाना, सीधा सीधा इसका रिश्ता कॉकरोच जनता पार्टी के इस मूवमेंट, इस आंदोलन, इस सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक, जो जितने दिन लगातार बढ़ता जा रहा था, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता जा रहा था और बहुत मुमकिन आगे चलकर ये एक बड़ा आंदोलन बन सकता था। और यही डर था और इसी वजह से सोनम वांगचुक को आनन फानन में कोर्ट ने कहा था कि आप भाई उनको देखभाल कीजिए। अब दिल्ली पुलिस ने वही हथियार बना रखा है कि हम तो कोर्ट के ऑर्डर पर ले गए, लेकिन कोर्ट ने कहीं अपने ऑर्डर में ये नहीं कहा कि आप उनको जबरन वहाँ से उठा कर ले जाएंगे। उन्होंने कहा आप ध्यान रखिए। ऐसे बहुत सारे भूख हड़ताल हुए इससे पहले भी, जहाँ डॉक्टर आए, अन्ना हज़ारे का ले लीजिए रामलीला ग्राउंड में ही आप, और वो आकर चेकअप करते थे, पर जबरन उठाकर हॉस्पिटल ले जाना, मतलब ये दिल्ली पुलिस ने किया। और उसकी वजह यही कि लाया ही गया था कमिश्नर नया, इसलिए। हालांकि सिर्फ ये कहें कि सतीश गोलचा को इसी सीजेपी पार्टी और इस मूवमेंट की वजह से हटाया गया तो 100% सही नहीं होगा। इसके 2-3 रीज़न और थे। एक, जब सतीश गोलचा थे, बहुत ज़माने के बाद दिल्ली में एक टेरर अटैक हुआ था, आपको याद होगा, लाल किले के सामने, लास्ट ईयर नवंबर में, जिसमें एक गाड़ी में एक्सप्लोसिव था और उसमें 10-12 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज़ थी, दिल्ली पुलिस में करप्शन। हाल के वक्त में अगर पिछले 6-7-8 महीने में देखें तो सीबीआई ने बहुत सारे ऐसी दबिश दी, रेड मारे और दिल्ली पुलिस के कई सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। तो इससे दिल्ली पुलिस की इमेज बर्बाद हुई। इसके अलावा एक चीज़ जो आम लोगों को पता नहीं है, और ये दिल्ली पुलिस में बहुत पुराना कल्चर है, दिल्ली पुलिस में आमतौर पर जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती है, करप्शन का सबसे बड़ा, समझिए, खेल यहीं से शुरू होता है। आज से नहीं, 20-25 साल पुरानी बात। एक बहुत पुरानी कहानी है कि दिल्ली में मैं बता रहा हूँ आपको 2000 के आसपास की बात, जब दिल्ली में एसएचओ का कहीं ट्रांसफ़र या पोस्टिंग हुआ करता था तो करोल बाग में एक दुकान थी। तो कहते हैं कि वो सारा पैसा वहीं जाता था और वहाँ से सीधे फिर उन पुलिस ऑफिसर्स के पास जिनको ये पैसे लेने हैं। तो किसी भी एसएचओ को किसी थाने में पोस्टिंग पानी है, हर थाने का दिल्ली में एक रेट फिक्स होता था, आजकल पता नहीं कितना है, लेकिन 50 लाख, 1 करोड़, आप सुनकर हैरान करेंगे। मतलब एक एसएचओ अमूमन एक थाने में 3 साल तक रह सकता है। अब 3 साल रहने के लिए अगर वो 1 करोड़ रुपये दे रहा है तो आप सोचिए कि वो कमाएगा कितना। तो आप पैसा देंगे तो आपको अच्छे थाने मिलेंगे, और अच्छे थाने का मतलब ये कि जहाँ से ज़्यादा कमाई हो। जैसे दिल्ली में कुछ थानों का अगर मैं नाम लूँ, आप लाहौरी गेट, एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी सदर बाज़ार है ना, दिल्ली का इकलौता रेड लाइट एरिया कमला मार्केट, जामा मस्जिद, करोल बाग, यमुना पार के कई थाने, तो ये वो जगह जहाँ से कमाई बहुत होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई एसएचओ की पोस्टिंग होती है तो समझिए चांदी हो गई। लेकिन इस पोस्टिंग के लिए उसे अपने सीनियर अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है। कई ऐसे एसएचओ को मैं जानता हूँ जिन्होंने पोस्टिंग पाने के लिए जो पैसे दिए, लोन लिया, ज़मीन बेची और उसके बाद दिए कि चलो वसूल कर लेंगे यार। तो यहाँ पे एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि जो संजय अरोड़ा जब इससे पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने एक नियम बनाया था कि दिल्ली में जितने भी अब एसएचओ का ट्रांसफ़र होगा, एसएचओ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट का। क्यों? क्योंकि वो एक थाने का हेड होता है
और किसी भी मुकदमे की शुरुआत एक पुलिस स्टेशन से होती है और उस पुलिस स्टेशन का पूरी तरह से बॉस उसका एक एसएचओ यानी इंस्पेक्टर होता है। एक इंस्पेक्टर रैंक का अफसर ही एसएचओ बनता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो इसीलिए एक पुलिस स्टेशन के एसएचओ की पावर अगर आप लोकल लेवल पर देखें तो कमिश्नर से भी ज़्यादा है। किसी भी केस को शुरू में ही मार देना या उस केस को बिगाड़ देना ये एसएचओ के हाथ में होता है। तो एसएचओ इज मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो संजय अरोड़ा जब पुलिस कमिश्नर थे तो उन्होंने एक रूल बनाया इसी करप्शन को लेकर। उन्होंने कहा कि अब किसी भी एसएचओ का ट्रांसफ़र या पोस्टिंग कौन सा थाना मिलेगा ये डायरेक्ट मैं तय नहीं करूँगा, कि एक कमेटी तय करेगी। उन्होंने इसमें 4 मोस्ट सीनियर पुलिस ऑफिसर मतलब स्पेशल कमिश्नर लगभग इक्वल टू रैंक में जो होते हैं कमिश्नर के ही होते हैं। तो 4 स्पेशल कमिश्नर की एक टीम बनाई और कहा कि आप लोगों के पास कैंडिडेट के लिस्ट आएंगे, आप उनका इंटरव्यू कीजिए और देखिए कि कौन किस थाने के लायक है या एसएचओ बनने लायक है भी कि नहीं, और उसके बाद जब आप उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे तब मेरे पास आइए। तो यही होता था, 4 पुलिस ऑफिशियल की कमेटी बैठकर हर एसएचओ का इंडिविजुअल इंटरव्यू लेते, फिर उनमें से जो सिलेक्टेड होते शॉर्ट लिस्ट होते उनको कमिश्नर तक पहुँचते, फिर कमिश्नर पता करके और उनकी सहमति से अपनी टीम की फिर उसको पोस्टिंग करते थे। इससे थोड़ा सा करप्शन रुका। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही संजय अरोड़ा गए और सतीश गोलचा जी आए, उन्होंने पुराने ये जो नियम है किनारे कर दिया और जो पुरानी रिवायत दस्तूर चला रहा है कि बस इसको यहाँ इसको यहाँ, मतलब वो है ना बंदर बांट वाला खेल, वही शुरू हो गया। तो इससे भी ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने दबी जुबान में कहना शुरू कर दिया, भाई उसने इतने पैसे देकर पोस्टिंग ली, उसने इतने, तो करप्शन का भी इल्ज़ाम लगा। तो कई चीज़ें एक साथ हुई, लेकिन आखिरी कील हम कह सकते हैं सोनम वांगचुक। उनका भूख हड़ताल जितना लंबा गया, सतीश गोलचा का कार्यकाल उतना सिकुड़ता गया। अब सोनम वांगचुक को जिस तरीके से ले जाया गया, मतलब लद्दाख के कोहिनूर हैं ये, और एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन, इन सारी चीज़ों में लगा दिया और क्या क्या काम नहीं किया। उस शख्स के साथ अगर ऐसा हो कि कभी उसको राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए एक्ट के तहत आप बंद कर दें, कभी आप कहें पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है आप फिर छोड़ दें, एनएसए भी हटा लें, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है सोनम वांगचुक को। एक आइस स्तूप इन्होंने बनाया था। इनके बहुत सारे आविष्कार उनके शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ये दुनिया भर में इससे इनको एक पहचान मिली थी, ये इनकी अपनी। कमाल ये है कि सोनम वांगचुक ने जितने भी चीज़ ईजाद किए, आविष्कार किए, उसको पेटेंट नहीं कराया। पेटेंट का मतलब ये होता है कि आपने कराया तो फिर ज़िंदगी भर आपको उसके पैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं जो भी बना रहा हूँ ये दुनिया के लोगों की भलाई के लिए फ्री। तो उन्होंने जो भी ईजाद किया, आविष्कार किया, कभी अपने नाम पर पेटेंट नहीं कराया। कोई भी दुनिया का शख्स होगा वो पेटेंट करा लेगा, करोड़ों रुपए कमा सकता है, बट उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे। लद्दाख में उन्होंने अपने हिसाब से इसी तरीके से जाने क्या क्या काम किया। जो आइस स्तूप के बारे में बात कर रहे हैं उसमें यह है कि ये ठंडा इलाका है लद्दाख, आपको पता है। तो इन्होंने ये किया कि जो सर्दियों में जो बर्फ़ जम जाए और उसके बाद फिर गर्मियों में पिघलती है तो वो सब वेस्ट है। उन्होंने एक आइस स्तूप टाइप बनाई, जैसे कि आप पानी को स्टोरेज करते हैं, और वैसा स्टोरेज हुआ कि वहाँ की खेती बाड़ी के काम में आने लगा। जो वेस्टेज, जो कभी पानी नहीं होता, तो सर्दियों में भी वो पानी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होने लगा और इससे वहाँ के कृषि पर ज़बरदस्त असर पड़ा। इसके अलावा इन्होंने एक आर्मी के लिए, भारतीय सेना के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाया, बहुत ही हल्का फुल्का। अब लद्दाख में ड्यूटी देना, आप समझ रहे हैं, -20-25 डिग्री टेम्परेचर, तो वहाँ पे एक ऐसा सोलर हीटेड इन्होंने टेंट बनाया कि जिसमें सोलर के ज़रिए लद्दाख की तरफ धूप बहुत तेज़ होती है, तो उससे आपका सोलर वाला काम भी बहुत अच्छा करता है। तो वो दिन में उन सारी चीज़ों को रखता है और रात को भी उस टेंट को गर्म रखता है। इससे भारतीय सेना को बहुत फ़ायदा हुआ। एजुकेशन सिस्टम उन्होंने पूरा बदल कर रख दिया। वो चीज़ें हैं जो कि उस तरह के किताबी भाषा, लद्दाख की अपनी एक ज़ुबान है, लद्दाख का अपना एक कल्चर है, और उनको बहुत मुश्किल आती थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे नीट है, जेई है, यूपीएससी है। वो बेचारे दूर दराज पहाड़ी के बच्चे, उन्होंने उन बच्चों को इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ाइट करने के लिए तैयार किया।
वहाँ पे जो उनका स्कूल है, उस स्कूल में इसी तरह के यूनिक सारे मेथड के साथ, यूनिक तरीके के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसकी हल्की सी झलक आपने 3 इडियट में देखी होगी। तो अब सोनम वांगचुक को उठा तो लिया गया, लेकिन क्या उनके ज़बरदस्ती उठाकर अस्पताल में भर्ती कराने से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? पता नहीं। तो आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।